सो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यूलियस योडल से एग के बारे में पूछ रहा था और फिर वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो गया था। तो अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से जाके देख लो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो हम चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग हम देखते हैं जहाँ पे यूलियस योडल से पूछ रहा था कि क्या तुम डिवाइन बीस्ट के एग के बारे में बात कर रही है योडल, उसी बीस्ट एग के बारे में जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। तो वो बोलती है हाँ। वो बताती है कि वो लाइट पिंक कलर का था और साइज में कुछ इतना बड़ा था, वो बहुत ज्यादा पैची भी था। तब उसके रिएक्शंस को देखकर यूलियस बोलता है ये तो जैसा मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा चालाक है। वहीं पे योडल अपना बताने में बिजी थी कि वो एक कैसा है। वो बताती है जब मैंने उसको टच किया, उसको रब किया, बिल्कुल पपी की तरह बिहेव कर रहा था। तभी वहीं पे यूलियस अपने मन में कह रहा था कि वो एरोगेंट एग जो कि हैच नहीं हुआ, वो इस प्रीस्ट को फॉलो कर रहा है। मेरे सामने तो बिल्कुल मरे हुए चूहे के जैसे बिहेव करता है। देख रहे हो फ्रेंड्स यूलियस की जेलसी को। और फिर वो आगे कहता है अपने मन में कि इसका फ्यूचर का देखना और उस डिवाइन बीस्ट का, ये सब आपस में कनेक्टेड है ऐसा लगता है। फिर आगे कहता है कि इसने तो प्रीस्ट गैरम के बिहेवियर को भी समझ लिया था और गेस कर लिया था कि वही होंगे थीफ। फिर कुछ देर सोचने के बाद यूलियस योडल से कहता है कि योडल, तुम एक सिर्फ ट्रेनी प्रीस्ट हो, ना कि ऑफिशियल प्रीस्ट, तुम समझ रहे हो ना? तो उसकी बात सुनकर योडल अपने मन में कहती है तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे प्रीस्ट नहीं हूँ। मुझे पता है जब मुझे प्रमोशन मिलेगा ऑफिशियल प्रीस्ट के लिए तभी मैं एक प्रीस्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाऊंगा। तब उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है तुम सही कर रहे हो, तुमने अपने लाइफ के 6 साल यहाँ ट्रेनी के रूप में व्यतीत किए हैं। तो अगर तुम अपना फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद कर दो तो मैं अभी तुम्हारा जो प्लेस है रहने का और प्रेसिडेंस ऑफ मिनिस्ट्री वो दोनों ही चेंज कर दूंगा। फिर कुछ देर बाद हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे लोग बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि क्या तुमने ये न्यूज़ सुनी कि थियो के पैर को हर्ट कर दिया है योडल ने। वहीं रेड बालों वाला बंदा हंस रहा था कि जरूर उस वक्त थियो बहुत जोर से चिल्लाया होगा। और उनकी ये सारी बातें सुन के थियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे मुड़ के देखता है गुस्से से। तो वो रेड बालों वाला बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो लोग अपनी बातें घुमा देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम सही कह रहे हो, योडल को स्टीवर्ड में डिवाइन बेस्ड एग के लिए चुना गया है, जरूर वो ऑफिशियल प्रेस बन जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे वो प्लेस नहीं है, वो प्लेस तो एक एग्जाइल है। और उनकी ये सारी बातें योडल भी सुन रही थी। वहीं पे वो लोग बोल रहे थे कि डिवाइन बेस्ड के एग की मैनेजमेंट को संभालना ये अच्छा साउंड करता है, बट ये इस केस में अच्छा नहीं है। फिर वो लोग बताते हैं कि डिवाइन बीस्ट का बॉर्न होना ये एक अच्छी बात है, पर ये सर्टेन नहीं है। पिछले 3000 सालों में एक भी डिवाइन बीस्ट बॉर्न नहीं हुआ है और एट अ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि एक हैच भी नहीं होंगे। ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। फिर आगे बताते हैं कि एक मैनेजर को ऑप्टिमल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना होता है वेयर हाउस में, और जो प्रेस्ट होते हैं उनको ये काम अकेले ही करना होता है, इसलिए सब कोई इस जॉब को अवॉइड करते रहते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की पोजीशन है वो मैंडेटरी नहीं है और ना ही क्लियर है कि जो स्पेसिफिक सबऑर्डिनेट प्लेस है वो होगा ही। तभी कोई बोलता है तुम सही कह रहे हो, इसके लिए अभी ईस्ट की और डीप एजुकेशन के लिए जाना होता है और रिकॉर्ड्स का चार्ज लेना होता है। और फिर आगे बताता है कि नॉर्थ के नाइट की बैटल की तरह भी नहीं है और ना ही ट्रीटमेंट और रिसर्च की तरह है वेस्ट और साउथ की तरफ। जबकि जो प्रीवियस मैनेजमेंट प्रेस था वो भी वहां पे नहीं रुका, वो वहां पर भाग गया इस पोजीशन को छोड़ करके। यहाँ तक कि जो एलिमेंटलिस्ट फैमिली के समनर्स हैं फेमस वो भी एग को हैच नहीं करवा पाए। तो बेचारा योडल जरूर ही बहुत ज्यादा मुश्किल में होगा। और उन सब की बातों को सुनकर योडल अपने मन में कहती है कि यूलियस ने मुझे अचानक से ऑर्डर दे दिया कि मैं बीस्ट एग को मैनेज करूं। उसने मुझसे कहा कि मुझे बीस्ट एग को हैच कराना होगा, चाहे तुम भले ही खुश ना हो, पर अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी दिखती है एग को हैच कराने की
तो ये हमारे डिवाइन किंगडम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? तो उसकी बात सुन के योडेल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या ये मुझे करना होगा? और फिर प्रेजेंट में कहती है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, वो कैसे कह सकता है कि वो इस क्यूट से एग का एग रोल बना देगा। सबके अलावा जो ग्रेट डिस्पेयर है इस सीक्रेट के बारे में अभी तक दूसरों को नहीं पता है। और फिर वो फिर से सोचने लग जाती है कि वो कह रहा था कि अगर मैं ये सब करती हूँ तो मैं एक ऑफिशियल प्रिस्ट के तौर पे प्रमोट कर दी जाऊंगी। और उसकी ऐसी बातें सुनकर योडेल बहुत ज़्यादा खुशी से झूम उठती है और बोलती है सच में? और वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर कहती है कि अगर मैं एक ऑफिशियल प्रिस्ट बन गई तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से उस जगह पे जा सकती हूँ जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो साउथ वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे सब डिवीज़न हो, इस पूरे एरिया में कोई भी ग्रेट श्राइन में मैं जा सकती हूँ। फिर बोलती है इन सब का मतलब है कि ग्रेट श्राइन में रहना मतलब इस पूरे हेडक्वार्टर में रहने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी से बोलती है तो जल्दी जल्दी बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? तो क्या वो लाइब्रेरी होगी, क्योंकि वहाँ पे बीस्ट की रिसर्च के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। और या फिर ईस्ट में जाना होगा मुझे, कुछ भी हो पोप मुझे बताइए। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर यूलियस कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। तो फिर वो उसको बताता है कि आज से तुम्हारा वर्क प्लेस होगा मेरा एफिलिएटेड सेंटर। बस उसके इतना कहने की देरी थी और हमारी योडेल पे तो लगता है बिजली गिर जाती है। वो सुनकर साउंड हो जाती है, कहती है कि अगर मैं एफिलिएटेड सेंटर की मेंबर बन गई तो मतलब मेरी पूरी लाइफ यूलियस के कंट्रोल में आ जाएगी और मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है मना करने का। फिर हमें कुछ देर बाद फादर दिखाए जाते हैं जो बोल रहे थे प्रीस्ट। एक्चुअली में वो फादर प्रीस्ट योडेल को कह के बुला रहे थे और हमारी योडेल तो कहीं और ही खोई हुई थी। और जब वो उनकी बात नहीं सुनती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और तेज से चिल्ला के बोलते हैं ट्रेनी प्रीस्ट योडेल। तो वो बोलती हाँ 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 फादर। फिर वो गुस्से से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया? तो वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे क्लास में डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी तो आंसर दो प्लीज। तो वो बोलती है वेल। तो वो कहते हैं कि अब तुम ये मुझसे मत कहना कि तुम कुछ और सोच रहे थे, तुम अभी अभी मेरे सामने फर्स्ट डेस्क में बैठे हुए हो। तब उनकी बात को सुन के योडेल अपने मन में कहती है पहले तो तुम काम डाउन हो जाओ योडेल। फिर वो ऑब्जर्व करती है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। पहले तो वो बोर्ड में देखती है कि उसमें जो भी कंटेंट लिखा है कुछ ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में और कुछ हर्ब्स के यूजेस के बारे में लिखा हुआ है। और बोलती है कि क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्लांट रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स के लिए। कुछ देर आंसर सोचने के बाद बोलती है आंसर है मशीन। तब वो एल्डर कहते हैं मशीन? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि इसका आंसर मशीन ही होगा? शुरुआती दिनों में जब इस एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन ऑफ द कंट्री बिल्ट हुई थी और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसके फाउंडेशन की जिन्होंने नींव रखी थी उन्होंने रिसर्च किया था सदर्न ब्रांच में और तब जाके इसका नाम पड़ा था मशीन, वो भी ऑफिशियली। फिर वो बताते हैं कि इस प्लान का मतलब है फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, यानी ये हर चीज की फाउंडेशन है। और एग्जैक्टली तुमने पूरा राइट आंसर बताया है। फिर कुछ देर बाद वही एल्डर कुछ न कुछ योडेल के बारे में सोच रहे होते हैं, वो भी बहुत ध्यान से। वो सोचते हैं कि भले ही वो लड़की बहुत ज्यादा वायलेंट है पर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है टीचर। और वो थोड़ा अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते ही योडेल बहुत तेज से दौड़ दौड़ के उनके पास आ रही है और वो थोड़ा घबरा जाते हैं, बोलते हैं नहीं ये लड़की भी ना। और फिर योडेल दौड़ के उनके पास आके रुक जाती है। तब वो बोलते हैं कि ऐसे भी क्या मैटर हो गया कि तुमको दौड़ दौड़ के यहाँ पर आना पड़ा, अगर तुम गिर जाते तो? तब उनके सवाल का जवाब न देते हुए योडेल एक ही सांस में बताने लग जाती है कि टीचर अगर आप मशीन को वाटर और हनी के साथ मिक्स करके कुक करके लेते हैं तब वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है सोर थ्रोट के लिए। तब उसकी बात सुन के वो एल्डर बोलते हैं कि हाँ पर ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो बोलती है कि जब आप पढ़ा रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि आपको सोर थ्रोट है, आपका गला खराब है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर दूं और कुछ नहीं। तब उसकी बात सुन के एल्डर बोलते हैं लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा गला खराब है? तब वो उनको बताती है
कि जब आप हमें पढ़ा रहे थे तब आपकी वॉइस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और मैंने सुना आपकी वॉइस में थोड़ा बहुत खराश भी थी। और आई एम श्योर अगर आप इस टी को लेते हैं तो आप ज़रूर बेटर फील करेंगे, क्योंकि इस टी को तो हमारा मेल लीड भी लेता है। जब भी कभी वो मीटिंग में या अपना ओरिजिनल वर्क कर रहा होता है तब उसे पसंद होता है। उसकी ये बात सुन के वो एल्डर स्पीचलेस हो जाते हैं, फिर उसको थैंक्स बोलते हैं मैं इसको याद रखूंगा। इधर योडल उनकी थैंक्स को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अगर आपको मेरी किसी भी बात में ज़रूरत हो और हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक याद कीजिएगा। और फिर अपने आप को शाबाशी देते हुए बोलती है, ग्रेट, तुम अच्छा कर रही हो योडल। फिर दूसरी ओर हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंटोनियो योडल से बोल रहा था कि क्या योडल तुम्हें फ्रूट टार्ट पसंद है। तब उसकी बात सुन के योडल भी शॉक, क्या ये मुझे बोल रहा है। फिर अपने मन में कहती है, लेकिन ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। तब वो उसको बताता है, योडल क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे बग पकड़ कर दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ योडल शॉक में बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल। एंटोनियो दोबारा से कहता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो, मुझे पहले से ही लगता था, और उस दिन भी मैंने देखा था कि एल्डर थियो ने पहले अपना पैर लगाया था। तब उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख के कुछ लड़के आपस में ही बात करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या वो लड़का पागल है या फिर उसे पता नहीं है कि योडल की असली पर्सनालिटी कैसी है। अगर वो उसे टार्ट देगा तो वो उस टार्ट को फेंक देगा। देखो तो जरा फ्रेंड्स, इन लोगों ने योडल की अपने दिमाग में कैसी पर्सनालिटी बना के रखी हुई है। उधर योडल एंटोनियो को थैंक यू बोलती है तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, थैंक यू सो मच। और योडल को स्माइल करता हुआ देख के वो लोग तो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या योडल स्माइल कर रहा है। बस योडल के स्माइल करने की देरी थी कि सारे बंदे उसके आसपास आ जाते हैं। एक बंदा बोलता है, योडल क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। एक बंदा बोलता है, योडल ये मेरे टेस्ट का नहीं है, फिर भी मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। एक बंदा बोलता है, योडल क्या तुम्हें ये पसंद है। इधर हमारी योडल तो कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। और एक बंदा बोलता है, योडल तुम्हें तो पता है कि मैं डेजर्ट से दूर नहीं रह सकता, लेकिन इसके बाद भी ये डेजर्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, प्लीज तुम इसे खा लेना। और उसको पकड़ा देते हैं सब लोग, सब कुछ ना कुछ। और योडल अपने मन में कहती है, क्या सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं। और वो खुश हो जाती है और फिर वो सबको बोलती है, थैंक यू। फिर कुछ देर बाद हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहां पे हम एल्डर थियो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो अपनी बैसाखी को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और वेयर हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। और वो साथ ही साथ ये भी याद करता जा रहा था कि डाइनिंग हॉल में सब लोग क्या बोल रहे थे कि जो मैनेजिंग की पोस्ट है डिवाइन बीस्ट की वो योडल को मिल गई है। ये तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं फिजिक के पास जा रहा हूँ। और फिर वो गुस्से में बोलता है, लेकिन योडल ही क्यों, उस बीस्ट मैनेजर के लिए योडल ही क्यों चुनी गई। ये सब क्या नॉनसेंस है, ये सब नहीं होना चाहिए था, मैं उससे बेटर कर सकता था, लेकिन फिर भी क्यों। क्या गॉड के पास सच में आंखें हैं, उन्होंने मुझे छोड़कर उस क्रेजी योडल को कैसे चुन लिया। मैं तो उस फैमिली से आता हूँ जो जनरेशन बाय जनरेशन समनर्स को प्रोड्यूस करते जाते हैं। मे भी हो सकता है गॉड ने मेरी स्किल्स ना देखी हो, अगर उन्होंने मेरी स्किल्स को देखा तो पक्का वो योडल को हटा देंगे वहां से। और मैं ये चांस बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, मैं इस चांस को लूंगा और योडल को कम्प्लीटली अपने रास्ते से हटा दूंगा। आफ्टर ऑल योडल की रेपुटेशन भी इतनी ज्यादा खराब भी है, वो कर सकती है बट पॉप अप नहीं कर सकती, और इस मौके का मैं पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। और फिर वो एक गिलहरी को समन करता है और वहां पे एक क्यूट सी प्यारी सी गिलहरी समन भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थियो इतना ज्यादा बुरा होता है कि वो अपने समन गिलहरी को ही बोलता है, तुम अपना नॉइस करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे बेकार समन की जरूरत नहीं है। और फिर वो क्रिपी सी स्माइल देने लगता है और वेयर हाउस के अंदर आकर उस एग को देख के बोलता है, तो तुम यहाँ पर हो। और फिर वो अपने पॉकेट से पिंक हेयर की बैग निकालता है और उसको पहन लेता है। फिर बोलता है, मैं बस एक छोटी सी मिस्टेक करूंगा और कल्प्रिट वो पिंक हेयर गाय होगा, ना कि मैं। यानी कि उसने योडल को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। और फिर जैसे ही वो उस एग को नुकसान पहुंचाने वाला होता है तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, नहीं। और वो आवाज योडल की होती है और वो उसको हार्म करने से पहले ही उस एग को बचा लेती है। और उसको देखकर वो थियो बोलता है, डैम, तुम फिर से यहाँ पर। और योडल कहती है कि व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर वो उससे कहती है अंडे से
क्या तुम अभी जिंदा हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? और फिर वो उस थियो से बोलती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इस इनोसेंट से एक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तब फिर वो थियो बोलता है, जरा सुनो, तुम्हारा एक्शन तो बहुत ज्यादा फनी था, बट मेरे सामने तुम्हें मैनेजर की प्रेटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उस थियो की ऐसी बातें सुन के योडेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम मुझे क्या हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा और ना ही हार्म पहुंचाने दूंगा। फिर वो बोलती है, फ्लूट्स, तुम ओके हो ना? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब कांपना बंद करो। उसकी बात सुन के थियो बोलता है, लेग, हाँ? तभी उसकी ये बात सुन के योडेल बोलती है कि तुमने पहले भी मेरा पैर हर्ट करने की कोशिश की है। फिर बोलती है, वेट, रुको, और उसके कुछ ध्यान में आता है। फिर वो देखती है इसके पैर तो हील हो चुके हैं पूरी तरीके से। और फिर वो देखती है, लेकिन इसके पिंक हेयर का क्या? तुम क्या करना चाह रहे थे? फिर वो बोलती है, तुम क्या करना चाह रहे थे? वो वहां से भागने की कोशिश करती है और बोलती है, लगता है मेरे पैर में स्प्रेन हो गया है। और उसको ऐसे डरता हुआ देखकर वो थियो बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देता है। आप लोग इमेज में देख ही सकते हो फ्रेंड्स। और फिर अपना हाथ उठा लेता है उसको मारने के लिए और कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर अपना हाथ जैसे उठाता है, लेकिन वो अपना हाथ मूव ही नहीं कर पाता है। बोलता है, मैं अपना हाथ मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और अचानक से उसके गले में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो बोलता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और उसके ऐसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस देख के योडेल भी डर जाती है और कहती है, कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है? और तभी थियो के पीछे से एक कोल्ड आवाज आती है, तो तुम नहीं जानते कि यहाँ पे क्या चल रहा है? और फ्रेंड्स, गेस करो आप, ये आवाज किसकी हो सकती है? यस फ्रेंड्स, ये आवाज हमारे यूलिसेस की थी। और फ्रेंड्स, देखो तो जरा क्या कोल्ड लुक दे रहा है। और उसके इस कोल्ड लुक को और उसकी ऐसी कोल्ड आवाज को सुनकर थियो डर जाता है फ्रेंड्स, और हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज हमने 9 एंड 10 चैप्टर दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया। आपको हमारा ये चैप्टर कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।